दोस्तों, इंडिया के दोनों पड़ोसी देश अर्थात चाइना और पाकिस्तान हमेशा इंडिया के खिलाफ साजिश रचने में एक दूसरे की मदद करते हैं। हाल ही में चीन के जुहाई शहर में एक एयर शो हुआ था। इस शो में दिखाए गए दो प्लेन्स ने इंडिया के होश उड़ा दिए। वैसे इंडिया और रसिया एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए रसिया ने हमें TU-160M बॉम्बर प्लेन देने की पेशकश की है। चाइना में हुए इस एयर शो में चीन ने नए हथियारों और नए टेक्नोलॉजी से लैस जहाजों के अलावा एक अलग किस्म के AI और रिमोट से चलने वाले प्लेन का जलवा भी दिखाया है। ये रेगुलर फाइटर जेट्स ही हैं, पर ये रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नामक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले रडार के लिए किसी भी जहाज को डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दुनिया में किसी भी जहाज को डिटेक्ट करने के लिए अभी तक रडार का इस्तेमाल किया जाता रहा है। रडार दरअसल लगातार हवा या पानी में रेज छोड़ता है, और अगर यह रेज किसी चीज से टकराती है तो रडार अपने ऑपरेटर को बताता है कि आगे क्या है, उसका शेप क्या है, वो चीज कितनी बड़ी है और किस तरह की चीज है। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस रडार के साथ एक प्रैंक कर देती है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो ज्यादातर जहाज गोल्ड टाइप के शेप में दिखते हैं, जबकि स्टेल्थ जहाजों में सरफेस एकदम फ्लैट होता है। साथ ही इसके कोने भी काफी तीखे और शार्प होते हैं। इन कोनों और सरफेस की वजह से यह जहाज आसानी से रडार की रेंज को उल्लू बनाकर दूसरे डायरेक्शन में भेज देते हैं। इसके अलावा स्टेल्थ तकनीक से लैस जहाज रडार की रेंज को सोख लेते हैं। इन जहाजों पर एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो रडार की रेंज को सोखने की काबिलियत रखता है। सोखने के बाद यह जहाज गर्मी के रूप में उन रेंज को वापस निकाल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह स्टेल्थ वाला जुगाड़ कहां से निकला था? 60 के दशक की बात है। फिजिक्स के एक सोवियत साइंटिस्ट पीटर यू फिल्मसेफ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मसलन रडार की रेज को डाइवर्ट करने वाले एक मॉडल पर काम करना शुरू किया था। पीटर दरअसल यह रिसर्च कर रहे थे कि 2D और 3D सरफेस पर अगर यह रेस पड़ेगी तो यह किस तरह से फैलती है। उनका काम तत्कालीन USSR में पब्लिश भी हुआ था, पर कभी भी उनके रिसर्च पर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ था। लेकिन कुछ वक्त बाद इस पेपर पर नजर पड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर लॉक हीट की। लॉक हीट ने उनकी पूरी रिसर्च को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और पीटर के रिसर्च को आज मॉडर्न स्टेल्थ तकनीक का जनक माना जाता है। लॉक हीट ने पीटर यूफिट्समक के काम का भरपूर इस्तेमाल किया, क्योंकि या तो तय था कि एक स्पेशल शेप देने से प्लान को रडार पर लोकेट करना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह अस्तित्व में आई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो वक्त के साथ और भी एडवांस होती गई। एयर शो में चीन ने एक के बाद एक एडवांस प्लेन का जलवा दिखाया। चीन ने J-35A नाम की एक स्टेल्थ फाइटर को डिस्प्ले किया। यह एक 5वें जनरेशन का फाइटर है जिसे चीन ने हाल ही में बनाया है। J-25 के चाइना की एयर फोर्स में शामिल होते ही चीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो एक समय पर ही 2 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स को एक साथ ऑपरेट करेगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका के नाम पर यह रिकॉर्ड है। अमेरिका फिलहाल F-22A और F-35 लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा है। J-35 के अलावा चीन ने जो सबसे बड़ा तीर अपने तरकस से निकाला है वह है CH-7 ड्रोन। यह ड्रोन भी स्टेल्थ तकनीक से लैस है। इस ड्रोन की मदद से चीन अपने दुश्मन के एयर स्पेस में बिना डिटेक्ट हुए आसानी से घुसकर जासूसी, सर्विलांस, यहां तक कि हमले भी कर सकता है। हालांकि इस ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। एयर शो में बस इसका एक मॉडल डिस्प्ले किया गया है, पर इंटरनेट पर लीक हुई कुछ तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि चीन का यह ड्रोन कुछ जगहों पर ऑपरेशनल भी है। हालांकि तस्वीरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, पर दावे यह है कि यह चीन का ड्रोन CH-7 ही है। एक तरफ अपना पड़ोसी स्टेल्थ तकनीक डेवलप कर चुका है, पर हम अभी भी इस तकनीक के डेवलपिंग स्टेज में हैं। भारत में बन रहे स्टेल्थ फाइटर जेट का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी ACA, यह नाम दिया गया है। यह एक सिंगल सीटर 2 इंजन वाला जहाज है। इस प्रोजेक्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2028 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की डील की है। भारत के पास खुद के भी ड्रोन्स हैं, पर स्टेल्थ तकनीक के मामले में भारत को अभी भी कई सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। चीन लगातार तकनीक के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। 4 मई 2024 को द हिंदू में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था इंडिजन बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय बेंगलुरु फर्म अनफील्ड। अर्थात भारत में बने स्वदेशी बॉम्बर जहाज का पहला लुक जारी हो चुका है, पर इस बॉम्बर के पहले लुक जारी होने और पूरी तरह ऑपरेशनल होने में अभी भी काफी समय बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जहाज को कई तरह से कई मौसमों और अलग अलग ऊंचाइयों पर टेस्ट किया जाता है। पर चाइना जिस तरह से अपनी टेक्निक डेवलप कर रहा है उस हिसाब से हम इंतजार तो नहीं कर सकते, लिहाजा भारत ने बॉम्बर जहाज खरीदने का मन बना लिया है। रूस ने भारत को TU-160 और TU-22M3 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑफर किए हैं। TU-160 को व्हाइट स्नर्क के नाम से जाना जाता है। लंबी दूरी तक मार करने में यह प्लेन अपनी काबिलियत कई जगहों पर साबित कर चुका है। दूसरा जहाज है TU-22M3। पहले इसे इंडियन नेवी के लिए खरीदा जाना था, पर कुछ वजह से यह डील बीच में ही अटक गई। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास फिलहाल 2296 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें फाइटर से लेकर ट्रांसपोर्ट जहाज तक सब कुछ शामिल है।
पर भारत की एयर फ्लीट को अगर देखें तो एक जहाज की कमी जरूर दिखाई देती है, और वह है बॉम्बर एयरक्राफ्ट। वहीं भारत का पड़ोसी देश चीन अपना ह्यूमन लेस बॉम्बर पेश करने वाला है। साल 1911 में फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले एक जंग हुई थी। इस जंग को इटलो टर्किश वार के नाम से जाना जाता है। इटली को चाहिए थे नॉर्थ अफ्रीका के देश जहां वो अपनी कॉलोनी बना सके। इसके लिए उन्हें तुर्की के प्रोविंस त्रिपोलिताना और सायरे नाका, जो आज लीबिया में, वहां पर कब्जा करना पड़ा था, और इसी के साथ यह जंग शुरू हुई थी। राइट ब्रदर्स की बदौलत तब तक प्लेन चलन में आ चुके थे, इसलिए जहाज का इस्तेमाल भी इस जंग में हुआ। दिसंबर 1911 में एक इटालियन प्लेन निगरानी के लिए तुर्की के दल के ऊपर था। उसी दौरान जहाज से 4 ग्रेनेड फेंके गए थे, और यहीं से इजाद हुआ था एटम बॉम्बर प्लेन, यानी वो जहाज जिनसे बम गिराए जा सके। इसके बाद आया एयरशिप का दौर। एयरशिप्स का इस्तेमाल बम गिराने के लिए किया जाने लगा, पर स्पीड कम होने की वजह से ये आसान टारगेट भी थे। इसके बाद इसकी जगह ले ली ऐसे प्लेन्स ने जिन्हें खास तौर पर बम गिराने के लिए बनाया जाता था। इस दौर में फ्रांस का एक प्लेन वॉइसिन प्लेन एक बहुत ही पॉपुलर प्लेन था। फिर इसके बाद तो लैंकर से लेकर जर्मनी के स्टकर प्लेन ने दूसरे वर्ल्ड वार में खूब सुर्खियां बटोरी। डाइव लगाकर टारगेट के ठीक ऊपर जाना, फिर बम गिराना। बम गिराने का यह तरीका खूब मशहूर हुआ था। फिर आगे चलकर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम गिराए गए थे। इसमें भी अमेरिका ने उस वक्त के एडवांस बॉम्बर B-29 का इस्तेमाल किया था। बॉम्बर जहाजों का दबदबा हमेशा से रहा है। बॉम्बर प्लेन मोटे मोटे तौर पे 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग के लिए बड़े और भारी जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी दूर तक जाकर बम गिराने में काबिल होते हैं। वहीं टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल कम दूरी के मिशन में किया जाता है। यह जहाज दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट पर बम गिराते हैं, जिससे जमीन पर लड़ने वाली आर्मी को मदद मिलती है। जिन देशों के पास बॉम्बर जहाज होते हैं उनकी एयर पावर का लोहा सभी मानते हैं। वजह है कि इन जहाजों की कैपेसिटी। बॉम्बर प्लेन कई हजार किलोग्राम तक बम विस्फोटक से लेकर सटीक ढंग से वार कर सकते हैं, जिससे कोलेटरल डैमेज के चांस कम होते हैं। इंडियन एयरफोर्स लगातार एडवांस और मॉडर्न बनने की राह पर है। लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं जो भारत की एयर पावर को नई ऊंचाइयां दे सके, पर इंडिया के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर प्लेन नहीं है। वहीं चीन को अगर देखें तो उनके पास बॉम्बर प्लेन के कई बेड़े हैं जो काफी दूर तक दुश्मन पर वार करने की काबिलियत रखते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में कनाडा और अमेरिका ने अलास्का के पास एक चीनी बॉम्बर को इंटरसेप्ट किया था। भारत अभी भी बॉम्बर जहाजों पर काम कर रहा है। साथ ही भारत ने अमेरिका से B-1 सीरीज के बॉम्बर जहाज खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान ने 1965 में अमेरिका से मिले C-130 को मॉडिफाई किया था, जिसका इस्तेमाल भारत के एयरबेस पर हमले में किया गया था। अभी भी पाकिस्तान में कुछ जहाजों को मॉडिफाई करके उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि नई बॉम्बर के कंपैरिजन में मॉडिफिकेशन करने में काफी कम खर्च आता है। लिहाजा पाकिस्तान यही तरीका अपनाता है। भारत अपने बॉम्बर पर काम कर रहा है, पर इसके डेवलप और टेस्टिंग होने तक के लिए इंडिया को कोई न कोई ऑप्शन तो जरूर देखना होगा, और इसलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिकन मेड B-1 बॉम्बर में दिलचस्पी दिखा रहा है। साथ ही भारत रशियन में टूपोलेव में भी इंटरेस्टेड है। इंडिया ने अभी तक अपनी जंग सिर्फ 2 ही देशों से लड़ी है, और वो है चाइना और पाकिस्तान। तालिबान या इस्लामिक स्टेट से जंग में भारत का रोल नहीं रहा है। इंडिया ने हमेशा अपने बॉर्डर पर जंग लड़ी है, इसलिए उसे कभी भी बॉम्बर की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके उलट अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, इन जैसे देशों ने दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में भी जंग लड़ी है। जैसे अमेरिका तो 2 दशक तक अफगानिस्तान में रहा, इसलिए भारत के उलट बॉम्बर जहाज उनकी रेगुलर फ्लीट का हिस्सा रहे हैं। पर अब जैसे जैसे भारत का कद और क्षमता बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। इसलिए फिलहाल में भारत के लिए बॉम्बर जहाज की जरूरत महसूस हो रही है। अब ऊपर से जैसे जैसे चाइना खुद को डेवलप भी कर रहा है, तो दूसरे को डराना ना सही, पर अपनी सेफ्टी के लिए यह जरूरी हो जाता है।